तो चलो हम लोगों का आज तो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। अब फिज़िकल साइंस का एग्ज़ाम अब कल होने वाला है। तो आज एक तो मतलब बेस्ट तरीका आप लोगों को हम बताएंगे और कहीं ना कहीं ये और हाँ, एक और बात, पूरी तरीक़ा से पूरा वीडियो में पूरी बात सुनना। हाँ, और एक और चीज़, अगर कोई बच्चा अपना चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उसको जो रिवीजन करना है वो कैसे करना है, वो यहाँ पे भी एकदम बेस्ट, मतलब इससे बेस्ट तरीका आपको नहीं मिल सकता है कि आप कैसे अपना जो चीज़ पढ़ के रखे हो पूरा साल, उसको कैसे रिवीजन करना है। एक ये हो गया। अब दूसरा चीज़, रिवीजन का बात हो गया कि सर यहाँ पे मतलब क्या चैप्टर को, किस चैप्टर का कौन सा आंसर करना है, कौन सा मतलब लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, तो वो तो दूसरी बात है। और कुछ बच्चे बोलेंगे हमको पास होना है कि सर हम बस पास हो जाएं, तो सबका बात मिलेगा। पूरा वीडियो शुरू से एंड तक का देखते जाओ, तुमको लगेगा कि नहीं ये मेरा काम का चीज़ नहीं, स्किप करके आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ कहीं ना कहीं। और हाँ, हो सकता है वो जो पास मार्क्स वाली बात है ना, पास मार्क्स कि हम कैसे पास होंगे, कहीं फेल ना हो जाए, तो एकदम लास्ट में हम वीडियो का, जब मेरा हम पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगा तो हम लास्ट में वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलो आओ यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेना कि सारे लैंग्वेज में हम, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन के सामने देखो, यहाँ पे सारे लैंग्वेज में रखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ये देखो सारे लैंग्वेज में आप लोगों का ये चीज़ ध्यान में रखना कि आप लोग को आसानी हो। तो सुनो, पढ़ना कैसे है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपको करना क्या है, आप एक प्रीवियस ईयर का पेपर सामने लेके बैठो, जैसे 2017 हो, 2018 हो, 2019 हो, 20 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, 25 नहीं, तो इन तमाम पेपर को आपको लेके बैठना है। एक एक पेपर को कैसे कंप्लीट करना है, इसमें ये वो प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, ये एक सजेशन टाइप का मैंने एक सेट आप लोग के सामने रखा है ऑब्जेक्टिव का जस्ट, और इससे अब आप लोगों को एक आइडिया देंगे कि पूरी तरीक़े से कैसे कंप्लीट करना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे अगर एक चीज़ नोटिस करोगे तो क्वेश्चन सबसे पहले अगर तुम पढ़ लिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हिंदी में पढ़ोगे तो हिंदी का भी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन सा फ्यूल जो है वो सबसे ज़्यादा हीट वैल्यू देता है, यानी कि विच फ्यूल हैज़ द हाईएस्ट हीट वैल्यू। अगर आप आंसर करने इसका जाओगे ना, तो हम आप लोग को एक तो बात बता रहे हैं। देखो, अगर आप लोग इसका आंसर करने जाओगे ना तो इसका आंसर हाइड्रोजन होगा। तो आप बोलोगे ठीक है, हो गया याद, नेक्स्ट आप दूसरा सवाल करते। नहीं, ये बेवकूफ़ी मत करना इस तरह का। अगर आप एक क्वेश्चन, आपके पास ये जो एक क्वेश्चन आया है ना बाबू, ये एक क्वेश्चन में बहुत कुछ छिपा हुआ है। वो कैसे, देखो, एक दिमाग लगाने वाला बच्चा कैसे इसको पढ़ेगा। जो बेवकूफ़ बच्चा है वो क्या करेगा, सुनो, बेवकूफ़ बच्चा क्या करेगा, सिर्फ इसका आंसर हाइड्रोजन याद करेगा, फिर नेक्स्ट सवाल में जाएगा, फिर तीसरा। हाँ, आपको बोला हम सवाल कुछ नहीं किए, तो बाबू वही कर, एक एक तो सवाल का जवाब याद कर। लेकिन अब बेस्ट स्ट्रैटेजी यहाँ पे बताने वाला। अब सुन, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है। जब ते यहाँ पे देखा कि कौन सा फ्यूल, हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी में देख लेना आप लोग, सबसे अधिक होता है क्या, मतलब किस ईंधन का क्या उम्पा, क्या पता है नहीं, इसको हिंदी में लिखा हुआ, पढ़ लेना एक बार, सबसे ज़्यादा होता है। तो सुनो, आप एक चीज़ देखो कि हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा हीट वैल्यू होता है। ये जो हीट वैल्यू है ना, कैलोरीफिक हीट वैल्यू, ये आपको याद रखना चैप्टर 1 फिजिकल साइंस का मिलेगा, पार्ट 2 में। फिजिकल साइंस का चैप्टर 1 का 2 हिस्सा है, उसका सेकंड पार्ट में जिसमें एनर्जी वाला, ऊर्जा वाला पार्ट है, उसमें आपको ये वाला पार्ट मिलेगा। पहले में वो एटमॉस्फेयर है, लेयर है ना, वो सब है। अब आपको कहना क्या है कि जैसे मेरा एक सवाल हुआ कंप्लीट, जैसे मेरा ये एक सवाल का आंसर कंप्लीट हुआ, अब हम इससे एक टॉपिक निकालेंगे, वो है हीट वैल्यू। अब हम जाएंगे अपने बुक में और अपने बुक से जो भी हीट वैल्यू के लिए वहाँ पे लिखा हुआ कि हीट वैल्यू होता क्या है, अगर सबसे ज़्यादा हीट वैल्यू इसका है तो कम किसका है, और अगर मान लो वहाँ पे वैल्यू दिया होगा तो बाकी, अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर यही ऑप्शन एग्ज़ाम में आ जाए, कुछ और भी आ सकता है, या हो सकता है कि हीट वैल्यू से लेके कुछ और एग्ज़ाम में सवाल आ जाए। तो आप क्या करोगे, इस टॉपिक को जाके अपने किताब में जाके अच्छे से डिटेल में हीट वैल्यू को पढ़ोगे, यानी कैलोरीफिक हीट वैल्यू। यानी एक सवाल तुमको चैप्टर 1 का एक बेस्ट टॉपिक ला के दे दिया है, वो है कैलोरीफिक हीट वैल्यू, और यहाँ से तुम अपना एक टॉपिक कंप्लीट करोगे। ये होता है बेस्ट। अब तुम बोलोगे ना सर हम चैप्टर तो ऐसे भी तो रिवीजन कर सकते हैं, चैप्टर खोलेंगे, चैप्टर 1 पूरा रिवीजन करेंगे, चैप्टर 2, तो वो थोड़ा सा बोरिंग होगा। उससे क्या होगा कि एक चैप्टर, दो चैप्टर, थोड़ा सा ना मन उलझन लगे। ऐसे क्वेश्चन देख देख के करोगे, एक क्वेश्चन आया तुरंत तुम्हारे दिमाग में जाएगा, चल जल्दी से उसका टॉपिक कंप्लीट करके आते हैं। क्योंकि अगर इससे सवाल आ सकता है एग्जाम में, तो इससे ज़रूर कोई दूसरा सवाल भी बनाया जा सकता है, इससे तीसरा सवाल भी बनाया जा सकता है, क्योंकि टॉपिक एग्जाम में आया है। तो प्रीवियस ईयर का पेपर लेके बैठना, 2017 का, 18 का, 19 का, कोई भी पेपर ऐसे ले लेके कंप्लीट करते जाना। अब हम तुम लोग को ये पूरी तरीके से धीरे धीरे स्ट्रैटेजी बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना कैलोरीफिक हीट वैल्यू क्या है वो पता करो। किसका ज़्यादा है तो फिर भाई लाइन से किसका किसका वैल्यू कितना होता है, तो ऑप्शन में कुछ और रहेगा तो याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखो,
यहाँ पे बोल रहा है विच क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय, क्वेश्चन पूरा लैंग्वेज में हम दिखा देते हैं। सबसे पहले बात तो हम अपने आप को हटा देते हैं, ठीक है। बोल रहा है इनमें से ये जो एनआरटी है, एक सेकंड, ये जो एनआरटी है, याद रखना पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आप लोगों को, ये जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ये आप लोगों को चैप्टर 2 में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? चैप्टर 2 में मिलेगा आप लोगों को। तो याद रखिएगा चैप्टर 2 में बिहेवियर ऑफ गैसेस जो है उसमें आप लोगों को मिलेगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो अब क्वेश्चन वाला देखो कितना इंटरेस्टिंग तरीके से क्वेश्चन को तैयार किया है कि ये जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, तो याद ये रखना, तो ये जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी दिया है ना, बोल रहा है ये जो एनआरटी है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एनआरटी क्या चीज़ को डिनोट करता है इस 4 ऑप्शन में से। अब आप बोलोगे सर एनआरटी, तो पहली बात तो हमको ये पता चल गया कि एनआरटी मतलब वो जो पीवी बराबर एनआरटी हम लोग पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। यानी तुरंत हमको समझ में आ गया कि ये आइडियल गैस इक्वेशन को हमको अपने किताब से जाके पढ़ना है। अब आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे होता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, तीनों को मिला के होता है, वो भी देख लेना है, ठीक है। फिर उसमें याद रखना यही पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में, यही पीवी इज इक्वल, हाँ कहाँ चला गया, एक सेकंड, इसी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में ये जो आपका आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका आर का वैल्यू भी याद करना, आर का मान भी याद करना पड़ता है। तो आपको एक और टॉपिक मिल गया। फिर आपको ये पता चला ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ से मिला के बनाया जाता है, तो हमको एवोगाड्रोस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ लेना चाहिए। तो समझ में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है। अब ये सवाल का आंसर सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ आंसर ये है कि ये जो एनआरटी है, तो एनआरटी किसके बराबर होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन में प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, फोर्स भी है, एनर्जी भी है, तो सर कौन सा ऑप्शन होगा, प्रेशर मल्टीप्लाई वॉल्यूम ना होना चाहिए था। तो सर एक काम करते, प्रेशर करेक्ट नहीं, तो सर एक काम करते वॉल्यूम करेक्ट नहीं, फोर्स का तो यहाँ कोई लेना देना नहीं, तो सर ये एनर्जी, ये ऊर्जा करेक्ट हो सकता है क्या, ये क्या ये ऊर्जा का आंसर करेक्ट होगा? तो कोई ना, देखो श्योर है प्रेशर और वॉल्यूम में ही कोई बच्चा लोग ज़्यादा टिक करेगा। लेकिन एक बात सुनो, तुरंत अभी हम बताएं कि ये एनआरटी किसके बराबर होता है, पी इंटू वी के। तो जो प्रेशर का इकाई होता है, प्रेशर का जो यूनिट होता है, ठीक है, और वॉल्यूम का जो इकाई होता है, वॉल्यूम का जो यूनिट होता है, इन दोनों का यूनिट को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो पता है वो ऊर्जा यानी एनर्जी का यूनिट बन जाता है, वो जूल का यूनिट, वो जूल का जो यूनिट होता है उसके बराबर आ जाता है। तो इसलिए इसका आंसर देखो कितना ज़बरदस्त फिजिकल साइंस। अब कोई बच्चा बोलेगा इसका सवाल का जवाब घर से याद करके जाएंगे, अभी घुमा देगा ना तो वहीं पे बैठे रह जाओगे, बोलेगा जा मेरा टीचर तो ये सवाल दिखाया था और हम तो कुछ और ही याद करके आ गए। तो इसीलिए बराए मेहरबानी फिजिकल साइंस साइंस का सब्जेक्ट है, साइंस का सब्जेक्ट तो समझ समझ के पढ़ा जाता है। तो इसीलिए प्लीज़ अगर आप समझ समझ के पढ़ना चाहते हैं तो साइंस में बहुत नंबर उठा लीजिएगा पूरा पेपर में। अगर आपको समझ के नहीं सिर्फ सवाल का जवाब याद करना है तो बाबू तो फिर तुम कोई भी यूट्यूब चैनल में जाओ या कोई भी सजेशन बुक में जाओ, वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बैठ के याद करते रहो, और कोई भी सजेशन वाले लोग से 4 सवाल ले लो और उसको बैठ के याद कर लो। ये मैथ्स नहीं है जो हम थ्योरम बता दें कंस्ट्रक्शन की, ये आ जाएगा। ये ज्योग्राफी नहीं है कि ये लॉन्ग बता दें ये 2 मार्क्स, ये हिस्ट्री नहीं है कि ये चैप्टर करके एक तो चले जाओ और इसे इतना इतना लॉन्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बाबू ये फिजिकल साइंस में हर चैप्टर से छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, छोटा छोटा मार्क्स आता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक टॉपिक, कैसे हमको इस सवाल का जवाब भी पता चला और हमको एक तो टॉपिक भी पता चल गया भैया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा सवाल, ये न्यूमेरिकल बेस है, ठीक है। यहाँ पे न्यूमेरिकल वो मोल निकालना पड़ जाएगा आप लोगों को, मोल का फॉर्मूला निकालना पड़ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो जो बच्चा न्यूमेरिकल का फॉर्मूला उसको याद होगा वो तुरंत कर लेगा। वैसे अगर चाहो तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि STP पे कितना होगा, तो मोल निकालेंगे और मोल के लिए 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इजी है। यहाँ पे हमको सबसे पहले मोल का कॉन्सेप्ट से ही सवाल हम बहुत जल्दी बना लेते हैं। तो गिवन मास है 22 और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना हो जाएगा 16, 32, 44, तो हो गया 2, 1/2 यानी हाफ इंटू 22.4 यानी कि 11.2 होगा आंसर। हाँ ये होगा। तो जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया वो न्यूमेरिकल के लिए देख लेना, बड़ा ईजी सवाल है, ठीक है। देखिए अब आपको ये न्यूमेरिकल चैप्टर लेकिन इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, हालांकि खासकर ये चैप्टर 2 ही में आ जाता है ये, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको यहाँ पे देखने को क्या मिल गया, थर्मल कंडक्टिविटी का SI यूनिट, थर्मल कंडक्टिविटी का SI यूनिट। तो जब आप देख रहे हो कि आपको यहाँ आँख से दिख रहा है, अरे भाई ये तो इसका आंसर हमको तुरंत पता चल जाएगा कि SI यूनिट इसका क्या होता है। हमको भाई इसका SI यूनिट से मतलब थोड़ी ना है, वो तो सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर याद करना हो जाएगा। क्या बोला मैंने, वो तो सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर याद करना हो जाएगा कि सर इसका तो आंसर ए होता है। सर हम तो याद कर लिए कि इसका आंसर तो ए होता है सर। तो ये याद करने से नहीं हुआ, तुमको एक तो टॉपिक मिल गया। क्या टॉपिक मिला, देख बाबू, थर्मल कंडक्टिविटी जैसा टॉपिक जो कि चैप्टर नंबर 4 में आता है, तो जाके चैप्टर 4 से थर्मल कंडक्टिविटी पढ़, वीडियो रोक, थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ क्या, फिर मेरे 5वां सवाल में आ, ऐसे दिमाग लगा के ऐसे करना है,
तब जाके फ़ायदा मिलेगा। ये नहीं कि एक सवाल के जवाब याद कर लेंगे, यूट्यूब देख लेंगे, लाना देख लेंगे, फलाना देख लेंगे, और याद रख पास होने का बात हम लास्ट में बता ही देंगे। लेकिन जो बच्चा स्मार्ट वे में पढ़ना चाहता है, जो बच्चा बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहता है, उनके लिए ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 1.5 अब बोलेगा सबसे ज़्यादा, हिंदी में देख लेना और इंग्लिश में भी इसका सब आप लोग हर लैंग्वेज में आंसर देखते रहना। जो प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म, तो प्रिज्म बोला सबसे ज़्यादा कौन सा लाइट मुड़ जाता है, कौन सा ज़्यादा लाइट विचलन करता है, विचलन मतलब मुड़ जाना। तो जैसे आप लोग देखे होंगे किताब में कि इस तरह से आता है, इस तरह से 7 कलर में डेविएट होता है, तो इस तरह से नीचे वायलेट होता है, VI ऐसे इस तरह से रहता है। देखो हम यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बना दे रहे, ऐसे करके ये प्रिज्म है, प्रिज्म से एक वाइट लाइट आया तो वो देखना 7 कलर में डिवाइड रहता है, ऐसे करके समझाने के लिए बता रहे। एक सबसे नीचे V रहता है, फिर I, फिर B, फिर G, फिर Y, इस तरह से रहता है। तो देखो सबसे ज़्यादा मुड़ता कौन है, V से मतलब वायलेट, बैगनी, तो यहाँ तो वायलेट है ही नहीं ऑप्शन में। फिर देता है इंडिगो, इंडिगो तो है ही नहीं ऑप्शन में। फिर होता है ब्लू, तो देखो यहाँ ब्लू ऑप्शन में, तो इस कोई ऑप्शन के अकॉर्डिंग ब्लू होगा, बट सबसे ज़्यादा होता कौन है, वायलेट, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग ब्लू। सर टॉपिक क्या पढ़ने को मिला, देख दिमाग लगा, देखो टॉपिक मिल गया। देखो प्रिज्म का टॉपिक कहाँ पे मिलता है देखने के लिए, देखो लाइट चैप्टर में, देखो दिमाग में आ गया, मेरे को लाइट चैप्टर में जाना है, प्रिज्म का लेके पढ़ाई करना, समझ में आ गया। नेक्स्ट फिर दिया हुआ है इन रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन जो होता है हिंदी में भी लिखा हुआ है बाबू, हिंदी का भी यहाँ पे आप लोग देख लेना। बोल रहा है कि एक चीज़ याद रखना, रिफ्रैक्शन कम होता है, एक सरफेस होता है, सरफेस ऑफ सेपरेशन, एक आती है रोशनी की, मतलब रे ऑफ लाइट, एक प्रकाश की कुछ एक किरण आती है, ठीक है। फिर याद रखना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मान लो यहाँ पे हवा है और यहाँ पे मान लो पानी है, तो हवा से पानी में आती है, तो ये रे ऑफ लाइट जब आती है ना बेटा, तो ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मुड़ती है, और यहाँ पे एक सीधा लाइन रहता है, तो थोड़ा बहुत मुड़ती है, या तो इधर मुड़ती है या तो उधर। लेकिन ये इधर कब मुड़ती है, इधर जब मुड़ती है जब नीचे वाला मीडियम कम गाढ़ा हो और ऊपर वाला मीडियम ज़्यादा गाढ़ा हो। तो हालांकि इस केस में ये वाला सीन आएगा। तो देखो जब हवा से ये आता है ना, तो देखो थोड़ा मुड़ जाता है ये, इस वक्त देखो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों में फ़र्क आ जाता है। तो ये बोल रहा है कि सबसे कम कब मुड़ेगा, मतलब एकदम ही कम, एकदम ही कम कब मुड़ेगा। तो याद रखना जब रे ऑफ लाइट, एक सेकंड रुकिए, जब रे ऑफ लाइट ऐसे सीधा ही आ जाए, तो जब सीधा ही आएगा तो कुछ मुड़ेगा ही नहीं, तो 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री हो सकता है, सबसे ज़्यादा कम 0 डिग्री होता है। तो आपको एक तो टॉपिक क्या मिल गया, एक तो टॉपिक मिल गया लाइट चैप्टर में, मुझे जाना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में चल जाना है, रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले पार्ट में चले जाना है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले पार्ट में जितनी भी चीज़ें हैं मुझे पढ़नी है। इसी तरीके से अगर मान लो कोई प्रिज्म का क्वेश्चन, सॉरी, इसी तरीके से मान लो अगर लेंस का क्वेश्चन कहीं देखने को मिल गया, तो मुझे अपने चैप्टर 5 लाइट चैप्टर में जाना है और जाके पूरा लेंस को पढ़ लेना है, जो भी मेरे किताब में लेंस के बारे में दिया हुआ होगा। फिर हम चैप्टर में गए, जैसे मुझे दिख गया मेरे बुक में मिरर, स्फेरिकल मिरर को देख, या मिसाल के तौर पे कनकेव मिरर दिख गया, ये वाला मिरर, कोई हिंदी नहीं समझ पा रहा होगा तो ये वाला मिरर, कनकेव मिरर दिख गया, ठीक है। और उसका यूज़ हो गया कि डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करते हैं। जैसे मिरर या कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर मिला, तुरंत किताब खोलेगा और जाके कॉनकेव मिरर वाला पार्ट पूरा जाके पढ़ेगा, फिर जाके कॉन्वेक्स मिरर वाला पार्ट पूरा पढ़ेगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से तमाम चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे, और अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन होगा पूछ लेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जा, तो बोल ये भी न्यूमेरिकल बेस पे है थोड़ा, कि मतलब इफ़ द डायमीटर ऑफ ए कंडक्टर इज़ हाफ, यानी अगर एक कंडक्टर का डायमीटर, ये वाला जो डायमीटर है बाबू, ये समझने वाला बच्चा लोग के लिए, अगर आधा कर दे, मतलब इसका वैल्यू जितना भी था हम आधा किए तो ऐसा कुछ होगा। तो बोल रहा है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, आधा गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, या 1/4 बराबर हो जाएगा पहले वाले के हिसाब से। अब देखो, इससे पहले तो एक तो टॉपिक, इसका आंसर बताने से पहले एक तो चीज़ समझ में आया कि हमको एक तो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने को मिल गया कि भाई रेजिस्टेंस जा, चैप्टर नंबर 6 खोल, इलेक्ट्रिसिटी निकाल और जाके चुपचाप से रेजिस्टेंस पढ़। अब रेजिस्टेंस में कुछ भी दिया होगा, हमको पूरा रेजिस्टेंस पढ़ना है। तो टॉपिक तो दे रहा है एग्जामिनर कि देख हम रेजिस्टेंस से सवाल उठाएं, इसका मतलब रेजिस्टेंस का टॉपिक किताब से जाके निकाल के पढ़। नहीं समझ में आ रहा, जो भी कर, कुछ भी कर, स्मार्ट वाला बच्चा जो साल भर पढ़ा, उसके लिए चीज़ें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको कैसे स्ट्रैटेजी लगाना है। अब इसका आंसर कैसे होगा सुन। सबसे पहली बात ना, जो तेरा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है, रुक हम थोड़ा सा ना इसको जूम कर ले रहे, यहाँ पे बढ़ा रहे, देख तेरा जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है तेरा ρL/A। अब ये भी एक टॉपिक है, कैसे आया, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है उसके ऊपर। सोच, इसको डेरिवेशन करने के लिए भी तेरे को रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी पढ़ना होगा। जब तेरे रेजिस्टेंस का टॉपिक पड़ेगा भैया,
तो रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ने के बाद आप लोगों का ये चीज़ तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का टॉपिक में ये चीज़ आया तभी ना आप आगे का क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। अब सुनो क्या होता है, वहाँ पे बोल रहा है कि जो उसका डायमीटर है वो कम आधा हो जाएगा। अब देखो, तुम एक तरह से कंडक्टर का अगर तुम डायमीटर की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर तुम डायमीटर उसका आधा कर रहे हो तो उसका रेडियस भी तो आधा हो रहा है। पहले देखो, ये अर्ध ब्याज होता है, रेडियस मतलब होता है अर्ध ब्याज, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला, ये अर्ध ब्याज होता है, ठीक है। तो यहाँ जब डायमीटर, ये पूरा डायमीटर अगर आधा इसका वैल्यू अगर हम आधा कर देंगे, आधा करने के बाद जब ऐसा हो जाएगा डायमीटर, तो अर्ध ब्याज भी तो आधा हो गया होगा। तो याद रखो, ए मतलब होता है क्षेत्रफल यानी एरिया, तो रो एल बाई ए की जगह होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब तुम रो एल बाई पाई आर स्क्वायर लिखोगे, ये किसका रेजिस्टेंस आया, ये पहले केस का रेजिस्टेंस आया। अब दूसरे केस का रेजिस्टेंस क्या होगा, दूसरे केस का रेजिस्टेंस होगा, रुक जाइए थोड़ा हम मिटा लेते पहले, नहीं तो हम कचड़ा हो जाएगा पूरा, लिखने का जगह नहीं मिलेगा, मिट खा ही नहीं रहा यार, तो बहुत जूम करना होगा का, इसका वैल्यू को बढ़ाए कैसे, छोड़ो जितना मिट रहा मिटा लेते हैं। वीडियो को 10 सेकंड स्पीड में आगे बढ़ा देना जब तक कि हम मिटा ले बाबू। तो अब जब रेजिस्टेंस में ये रेडियस हाफ हुआ होगा तो आर की जगह आर बाई 2 हो गया होगा, तो रो एल बाई पाई और आर की जगह आर बाई 2 आधा हो गया रेडियस, तो आर बाई 2 का स्क्वायर। तो अब होगा ये कि नीचे का जो 2 का स्क्वायर वो ऊपर 4 में चला जाएगा और बाकी जो चीज़ें थी वो एज इट इज़ लिखाएंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर और ऊपर का जो पहले से मौजूद था रो एल। तो देखिए, जो रेजिस्टेंस पहले वाला था वो तो यहाँ पे आ गया, बट एक्स्ट्रा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई, यानी पुराने वाले रेजिस्टेंस का वैल्यू में यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हुआ, यानी कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यानी इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना। तो इससे ये चीज़ समझ में आया कि सर हाँ, आपका आइडिया हम लोग को समझ में आ रहा है कि इस तरह से हम लोग को टॉपिक किताब से निकाल के पढ़ना है। नेक्स्ट आप लोग जाइएगा 8वां नंबर क्वेश्चन में, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक सेकंड रुकिएगा सुनिए, अब कोई पूछेगा ये किलो वॉट आवर जो है, ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड बाय, यानी कि एक तरह से कहीं ना कहीं यूनिट दिया हुआ है, तो कौन सा क्वांटिटी का यहाँ पे किलो वॉट आवर होता है यूनिट। तो याद रखिएगा इसका आंसर होता है आप लोगों का लगभग मेरे ख्याल से, तो एनर्जी वाला है किलो वॉट, हाँ एनर्जी इलेक्ट्रिक, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा, याद रखिए। अब सवाल ये है कि तुमको एक तो चीज़ पता चल गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का टॉपिक जाके किताब से पढ़ लीजिएगा। तो आपको फिर से वापस से चैप्टर 6 में, यानी कि आप लोग को फिर से चैप्टर 6 में जाना होगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाली टॉपिक पढ़नी पड़ेगी, तभी तो आपको पता चले। जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़े हुए होगे तब ना पता चलेगा ये किलो वाट आवर उसका यूनिट था कि नहीं था, ठीक है। फिर इस तरह से आइए 1.10 में 9 उड़ गया लग रहा। अब बोल रहा है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है। अब ये आ गया आपका चैप्टर 5 पीरियडिक टेबल का, चैप्टर 5 सॉरी 5 में नहीं, वो 8.1 में पीरियडिक टेबल, जहाँ पे आप लोग का एलिमेंट्स का जो टेबल बना हुआ है। अब उसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है आपका, देखो आंसर के हिसाब से ऑक्सीजन। तो अब आपको किताब में टॉपिक मिल गया कि मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक जाके किताब में पढ़ना। अब जाके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक में तुमको देखना होगा, जब तुम पढ़ोगे तुमको पता चलेगा पीरियडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बढ़ता है कि घटता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बढ़ता है कि घटता है। तो देखो, जो बच्चा को सिर्फ आंसर करना है तो वो तो भाई सिर्फ अपना आंसर करके आगे बढ़ जाओ, लेकिन जो बच्चा साल भर प्रैक्टिस किया, पढ़ाई किया, तो उसको तो अपना चैप्टर रिवीजन करना है। तो PYQ को देखते देखते आप अपना रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइमिंग नहीं, यहाँ पे हम आप लोगों को अब टॉपिक तो यहाँ पे समझाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। टॉपिक तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया है कि सर ने कैसे समझाया, टॉपिक कंप्लीट करना। बाकी अब जो बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर खुद तो देखने आया है तो कहीं ना कहीं एक बार उसको हम सिर्फ आंसर यहाँ पे दिखा दे। तो 1.11 जो है बेटा उसका आंसर आपका होगा बी होगा, ये आपका आयनिक कंपाउंड जो, तो यहाँ पे भी वही बात है, जो बच्चा यहाँ पे आयनिक कंपाउंड तुमको मिला, यानी कि 8.2 में जाना है, आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, तो तभी ना पता चलेगा कि कैल्शियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड क्यों हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे आपको दिया हुआ है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सबसे कमज़ोर है। तो भाई कब सबसे कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो आपको पहले जानना होगा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो आपको 8.3 में जाना होगा। उसके बाद फिर आप देखो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे पता चला वीक तो भाई स्ट्रॉन्ग वाला इलेक्ट्रोलाइट भी आपके किताब में दिया हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी आप पढ़िए
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का, ये कहाँ गया, कहाँ चला गया इसका स्ट्रॉन्ग, ये हो जाएगा आप, कहाँ टिक नहीं हुआ, अच्छा सॉरी, ये कहाँ पे आ गया, ब्रश को थोड़ा नीचे करना होगा। ठीक है, देखो इसका आंसर होगा आपका, क्योंकि देखो ये सब स्ट्रॉन्ग है, ये सब ठीक है, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो जाहिर सी बात है आपका ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो आपको टॉपिक मिल गया पढ़ने को, इलेक्ट्रोलाइट। फिर बोल रहे हैं इनमें से कौन सा गैस जो है वो नेचुरल रिएजेंट के थ्रू पहचाना जाता है। ठीक है, नेचुरल रिएजेंट ये आपका 8.4 चैप्टर में मिलेगा। जब आप अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे ना, अमोनिया के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो अमोनिया के बारे में गैस में जब आप पढ़ेंगे तो उसकी एक प्रॉपर्टी में पता चलेगा कि अमोनिया को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो उसको इसके साथ रिएक्ट करवा देने से उसका एक कलर में चेंजेस आता है, पता चल जाता है कि जो सॉल्यूशन है उसमें अमोनिया मौजूद है। तो ये अमोनिया को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो देखो जब आप 8.4 में जाओगे, अमोनिया गैस के बारे में पढ़ोगे, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, उस नेचुरल रिएजेंट। तो सवाल ये सिर्फ नेचुरल रिएजेंट क्या भाई, इसके अलावा कोई भी आ गया टॉपिक अमोनिया से, तो जब तुम अमोनिया का टॉपिक पढ़ रहोगे तो नेचुरल रिएजेंट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब बाकी का आंसर टिक करके आगे बढ़ते हैं। टॉपिक तो आप लोगों को समझ में आ गया है, कन्फ्यूज़न होगा तो बोल देना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वैसे तो कौन सा मेटल जो है ब्रास में और ब्रोंज में दोनों में होता है, तो बाबू याद रखना कॉपर होता है। ठीक है, ये 8.5 चैप्टर में। नेक्स्ट दिया हुआ है आप लोगों का, इसमें से कौन अल्केन है, तो याद रखना अल्केन है, तो भाई अल्केन के बारे में जब पढ़िएगा तो 8.6 चैप्टर में चल जाएगा। तो अल्केन जब पढ़िएगा तो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अल्केन भी पढ़ना है, तो अल्कीन भी पढ़ना है, अल्काइन भी पढ़ना है। ठीक है, तो अब अल्केन का फॉर्मूला एक होता है कि जितना कार्बन होता है उसका डबल कर दीजिए कार्ब, और उसमें 2 जोड़ दिए। जैसे यहाँ पे कार्बन का 1, देखो जैसे कि कार्बन 1 है, तो 1 का डबल करने से क्या होता है, 2 होता है। अब 2 में एक्स्ट्रा आपको 2 जोड़ देना है, तो 4। तो ये होगा आपका मीथेन अल्केन होता है। तो जो बच्चा लोग पढ़ के किया है, समझ के किया, उसको पता है कि हम क्या बोल रहे हैं। जो बच्चा नॉर्मली जस्ट क्वेश्चन आंसर कर रहा है, तो वो अपना क्वेश्चन आंसर याद करो, जहाँ से भी बटोरो, मेरे यूट्यूब चैनल से, किसी का भी यूट्यूब चैनल से, कोई सजेशन का किताब से उड़ाओ, जहाँ से उड़ा सकते हो। और हाँ, हम एक तो पुराना वीडियो का लिंक डाल देंगे, वो भी तुम लोग चेक कर लेना, उसमें भी मेरा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, पुराना वीडियो का लिंक वहाँ पे हम दे देंगे, जिसमें आप लोग को क्वेश्चन आंसर का ऑब्जेक्टिव आप लोग को मिल जाएगा। ये भी एक बात हमको पहले ही बोल देना चाहिए था, छोड़ो हटाओ। अब बोल रहे हैं कौन सा सबसे ठंडा रीजन होता है एटमॉस्फेयर का, तो बाबू इसका आंसर होता है आप लोगों का, वो क्या नाम है उसका, मेजोस्फीयर होता है। ठीक है, क्या होता है इसका आंसर, मेजोस्फीयर होता है, दिमाग में रखना। तो और ज़्यादा हम उतना नहीं आगे बढ़ते जाएंगे, जस्ट आंसर बोल के चले जाएंगे। 2.2 इसका क्या होगा सर आंसर को, विच एटम ऑफ CL से मोस्ट रिस्पॉन्स। देखो ओजोन लेयर को सबसे, वही टॉपिक समझ में आ गया होगा। हम क्या बोल रहे हैं आप लोगों को कि ओजोन लेयर मिला, ओजोन लेयर पढ़ना है, चैप्टर 1 में चल जाना है। ठीक है, उसका डिप्लेशन पढ़ रहे हैं, तो जब डिप्लेशन ओजोन लेयर का कम होना पड़ रहा है, तो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे कि ओजोन लेयर बनता कैसे भैया। तो यही तो है, यही तो हम समझा रहे हैं जब से कि क्वेश्चंस के थ्रू आप अपना रिवीजन करते चले जाना, और प्रीवियस ईयर के ही सवाल से करना। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का बेटा, ये होगा क्या उसको बोलते हैं, क्लोरीन होगा। क्लोरीन की वजह से होता है ये Cl क्लोरीन, ये सिंबल में लिखें, फुल फॉर्म आप अपना लिख लेना, क्लोरीन जो भी हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कौन सा बैक्टीरिया जो है बायोगैस में, बोल रहा है हिंदी में बोल देते हैं, बायोगैस प्लांट में बायोमास को मीथेन गैस में बदलने वाला बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं। अरे भाई एकदम सिंपल है, ये भी चैप्टर 1 का, मिथानोजेनिक बैक्टीरिया। इसका आंसर होगा मिथानोजेनिक बैक्टीरिया, मिथानोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, नेचर वी वर्सेस स्ट्रेट लाइन ऐसे करके देखना आप लोग, बनता है एक सीधा रेखा ऐसे करके बनता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से बनता है, स्ट्रेट लाइन नहीं, एक नेचर ऑफ द वी वर्सेस, हाँ ठीक। फिर बोल रहा है कौन से अंडर व्हाट कंडीशन कैन ए रियल गैस, मतलब बोल रहा है कौन सी कंडीशन में रियल गैस को आइडियल गैस माना जा सकता है। तो याद रखना है, सिंपल है, ये भी चैप्टर 2 में आप लोगों का, चैप्टर 2 में जब प्रेशर लो प्रेशर हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो, प्रेशर कम, दबाव कम हो और तापमान ज़्यादा हो, तब हम बोल सकते हैं कि रियल गैस को आइडियल गैस माना जा सकता है। तो रिसिप्रोकल यानी उल्टा, थर्मल कंडक्टिविटी का बाबू, रिसिप्रोकल क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी, इसका थर्मल रेजिस्टिविटी होता है। क्या होता है, थर्मल रेजिस्टिविटी। टॉपिक मिल गया हमको यहाँ से, थर्मल कंडक्टिविटी, चैप्टर नंबर 4। देखो याद करो, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चैप्टर 4 का थर्मल कंडक्टिविटी बोले थे ना टॉपिक पढ़ने, तो अगर टॉपिक पढ़ा रहेगा तो भैया
फिर इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आएगा आप कर लोगे यार, ये बात दिमाग में रखो, ये बात आप दिमाग में बैठा के रख लो। वो टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट का आंसर बता देते हैं 2.5 का ना, व्हाट विल बी द लीनियर एक्सपेंशन इट्स वॉल्यूम कोएफिशिएंट इज एक्स। तो हम लोग को पता है ना एक तो फॉर्मूला, जिसको पता होगा, अल्फ़ा बराबर होता है बीटा बाई 2 गामा बाई 3। तो यहाँ पे बोल रहा है गामा का जो वैल्यू है, गामा वही तो था कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को ही तो गामा बोलते हैं, और गामा का वैल्यू यहाँ पे वो लोग क्या लिख के दिया एक्स, तो x बराबर 3 यानी कि, और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को अल्फ़ा बोलते हैं, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अगर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन x है तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना हो जाएगा बेटा, x/3। वाह क्या क्वेश्चन दिया, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। तो जो टॉपिक पढ़ा रहेगा समझा रहेगा वही कर पाएगा। देखो कितना ज़बरदस्त सवाल है ये, ठीक है। 2.6 में आ जाइए, व्हाट विद द कलर ऑफ ए रेड फ्लावर इन ब्लू लाइट। रेड ये ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। अब ये भी एक टॉपिक है, जब आप जाइएगा चैप्टर 5 में तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे, ये असल में ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कनकेव मिरर का एक यूज़ लो भैया, कनकेव मिरर हम पहले बोल के गए थे ना, देखो कहाँ कैसे मिल रहा है तुमको, नेक्स्ट टॉपिक का आंसर कैसे मिलते चले जा रहा। तो चैप्टर बोल रहे हैं, ठीक है। गाड़ियों का जो हेडलाइट वगैरह हो गया वहाँ देखने को मिल जाता है कनकेव मिरर, ठीक है। चैप्टर किस में 5 लाइट में मिल जाएगा तुमको। अब बोल रहा है राइट द नेम ऑफ, एक ऐसा चीज़ का नाम बताओ, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ाएंगे ना तो वो कम हो जाता है। सेमीकंडक्टर से सिलिकॉन कर देना इसका आंसर, सिलिकॉन में ऐसा होता है सेमीकंडक्टर में, ठीक है। फिर बोल रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है। देखो भाई एक बात तो क्लियर कर दी है, वोल्ट होता है, वैसे एसआई यूनिट हम पहले बोलते वोल्ट होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिल गया यानी कि ईएमएफ, चैप्टर 6 में जाइए ईएमएफ के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। कंप्लीट करने बोला, रिएक्शन थोड़ा गलत लिखा गया यहाँ पे, ये होगा दरअसल कुछ इस तरह से होगा, 1H1 होगा, 1H2 + 1H1 होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो इसका जब आप रिएक्शन कंप्लीट करोगे ना तो सिंपल सी बात है, ये आपका ये इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न का रिएक्शन है। इसमें आप लोग हीलियम बनता है लास्ट में, ठीक है। तो देखो जब आप एक टॉपिक मिल गया कि सर ये तो न्यूक्लियर फ्यूज़न का रिएक्शन है, तो जाके न्यूक्लियर फ्यूज़न पढ़ ले भैया, लो उसी वक्त नीचे उसका वही टाइप से रिलेटेड एक आंसर आ गया। सोलर एनर्जी का सोर्स क्या है, ठीक है, सोलर एनर्जी का सोर्स क्या है, यानी सूरज सौर ऊर्जा का स्वार्थ, पता नहीं क्या लिखा, स्वार्थ क्या। तो बाबू सोलर एनर्जी का स्वार्थ हम लोग को पता ही है, वो सोर्स जो है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न है, जैसे अभी हम ऊपर में बोले आप लोग को पता ही होगा। जितनी भी गर्मी जितने भी स्टार्स में होती है सोल, तो जो बच्चा समझ के पढ़ा है वो दूसरे भी क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैचिंग कॉलम है तो मैच द कॉलम भी आप लोग करिएगा यार, और क्या। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है 2.12 कहाँ, ये तो छोड़िए, इस मैचिंग में चाहते हैं। चलिए वह बोल रहा है कि ट्रू फॉल्स आया है, मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी जो है आपका क्या उसको बोलते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं, मर्क्यूरी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, फॉल्स होगा, ठीक है। एनोड मड बोल रहा है, देखो बाबू एनोड मड क्या एनोड मड आपका क्या होता है, जो बच्चा ये पढ़ा होगा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस वाला चैप्टर, वहाँ पे जो प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट है कॉपर का, वो एक एक्स्ट्रा पार्ट जब पढ़े होंगे ना, वहाँ आके ना एक कुछ चीज़ जम जाता है, उसी को हम लोग लास्ट में एनोड मड बोलते हैं। जाना एक बार डेफिनेशन वहाँ से पढ़ लेना, ये आपको मिलेगा क्या उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के चैप्टर में, प्यूरिफिकेशन या एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम में देखना, वहाँ मिलेगा। बोल रहे एक गैस बताओ जो कि किस टेम्परेचर्स में फेमस, यार हाइड्रोजन सल्फाइड होगा इसका आंसर, क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। इससे तुरंत पता चल गया कि हाइड्रोजन सल्फाइड है हम लोगों का कौन सा चैप्टर में, 8.4 चैप्टर में। किप्स एपरेटस को हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए किया जाता है, तो 8.4 में जाना है, हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में रिवीजन करना है, ठीक है। 2.16 में दिया हुआ है कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड को हम लोग एक्वस लेड नाइट्राइड यानी इसके साथ जब हम लोग पास कराते हैं, इसके साथ पास करवाते हैं तो क्या चेंज होता है, सिंपल बता दे, ब्लैक कलर का पीपीटी आ जाता है, इसका पीबी लेड सल्फाइड का काला कलर का एक ऐसे करके जम जाता है, ठीक है, कलर ब्लैक पीपीटी जम जाता है। 2.16 का देखो और का आंसर क्या होगा, लाल, ये तो लाल कलर का हो जाता है जब आप लोग पढ़ना, जब अमोनिया गैस को ना, ये NH3 अमोनिया फेरिकुलर FeCl3 के सॉल्यूशन जब पास होता है ना, तो बोल रहा है कि क्या बनता है और उसका कलर क्या होता है, ठीक है। तो रेड ब्राउन कलर का पीपीटी बनता है, और ये जब रिएक्शन आप पढ़ोगे, जब आप जाओगे 8.4 के चैप्टर में जाओगे तो अमोनिया का, देखो अमोनिया फिर आ गया ना, और अमोनियम पहले ही बताया, तो अमोनिया का रिएक्शन इसके साथ देखना, वहाँ पे जो बनता है वो भी वहाँ पे लिखा रहेगा।
2.17 में बोल रहा है कि व्हाट इज़ द फंक्शनल इसका विनेजर, व्हाट इज़ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन विनेजर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, विनेजर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। अब जो बच्चा ना ये पढ़ा होगा ना आपका 8.6, उसको पता है कि एसिटिक एसिड जो CH3COH है ना, ठीक है, उसी वही का ही फंक्शनल ग्रुप आपका विनेजर में होता है, ठीक है। तो जो बच्चा इस तरह से टॉपिक पढ़ते जा, अब जैसे उसको पता चला CH3COH का एसिटिक एसिड का पार्ट है, जाके जाओ चुपचाप से एसिटिक एसिड पढ़ो। और फिर पूछा है IUPAC नेम ऑफ एच, ये मीथानल होता है इसका IUPAC। अब इसके लिए आपको IUPAC नेमिंग सीखना होगा, तो इसका आंसर होता है मीथानल। तो मेरे क्या, अब आपको IUPAC नेमिंग का सवाल दिखा तो अब आप जाओगे किताब में IUPAC के बारे में पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक आइडिया मिल गया है कि कैसे क्वेश्चन का आंसर किया जाता है। टॉपिक पढ़ना है, और कहीं ना कहीं हम आप लोग को 36 क्वेश्चन का एक पूरा ऑब्जेक्टिव का यहाँ सेट सामने रख के दिखाए हैं। ये प्रीवियस ईयर का नहीं है, ये मैंने अपने से बना के एक रेडी किया है, ठीक है, तमाम लैंग्वेज में। तो आप लोग मेरे सेट को भी देख सकते हो और बता सकते हो कि हाँ सेट कैसा लगा। इस लैंग्वेज में इस तरह से कोई प्रोवाइड तो नहीं करता है, बट हम आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ जाना, कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो पूछ लेना। ये बहुत बेहतरीन मैंने एक सेट आप लोग के सामने रखा, बिल्कुल एग्ज़ाम टाइप का, ठीक है। और हाँ, लास्ट में बोल रहे थे कुछ बच्चों को कि पास करवा दिए, तो पास होने का सिंपल ट्रिक है, एग्ज़ाम में 2-3 भी, जैसे मैंने मैथ्स में बताया था, 2-3 भी MCQ अगर सही आंसर पता चल गया, मान ले तेको 3 क्वेश्चन का आंसर पता चल गया, 1-2 का B था, 2 क्वेश्चन का आंसर B आया, और 1 क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा मान लो क्या आ गया, A आ गया, तो बस बाकी सब में C मार देना। ऑब्वियस सी बात है, C 4 पीस तो कम से कम आया ही गया होगा, ठीक है। और मैचिंग द कॉलम में भी हम तुम लोग को कई बार बताए हैं, बच्चे लोगों को जिसको नहीं पता है सुन लो। मैच द कॉलम के लिए भी ये करना है कि अगर मान लो यहाँ एक क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ, ऐसे फिर बताते रुको। तो जो बच्चा लास्ट के लिए वीडियो में रुका हो तो लास्ट में देख लो। ये 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, मैच का कॉलम में कुछ नहीं समझ में आ रहा बेटा, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मान लीजिए A है बाबू, B है, C है, D है। ऐसे ऐसे मत करेगा एग्जाम में, ऐसे लिखेगा। 1 का A लिख देगा, 2 का भी A लिख देगा, 3 का भी बाबू A लिख देगा, 4 का भी बाबू A लिख देगा। अब मान लो 1 का A नहीं हुआ तो काट देगा, 2 का भी A नहीं हुआ काट देगा। अरे किसी का तो A हुआ होगा, किसी का 1 का तो A हुआ होगा, तो 1 नंबर तो मिलेगा, 1 नंबर तो मिलेगा। तो इसीलिए आप जाओ, और अगर आपको दिमाग लगा दें, हम थोड़ा एक ईजी बात बता दें, तो जाके बाबू प्लीज़ चैप्टर 1 को अच्छे से कर लेगा रीड। जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है, चैप्टर 1 बहुत ईजी चैप्टर है। अदरवाइज जैसे मैंने सिखाया क्वेश्चन सर याद करते चले जाओ, कोई भी सजेशन, कोई भी यूट्यूब के चैनल में जाके दुनिया भर का जो तुमको जहाँ से भी सवाल मिले वहाँ से जाके याद करो, बराए मेहरबानी आप जाके वहाँ पे याद कर लो, ठीक है। और अदरवाइज पास होना है तो जो ट्रिक से हम बताएं MCQ करेगा, ठीक है। और एक चैप्टर जो है चैप्टर 1 को पढ़ लेना, बहुत ईजी सा चैप्टर है, और एक चैप्टर 7 पढ़ लेना बस, और एक चैप्टर 4 पढ़ लेना। अगर जो बच्चा फेल होने के लिए मर रहा है तो चैप्टर 1 अगर पढ़ लिया तो उसके बाद बाबू चैप्टर 7 पढ़ लेना, उसके बाद चैप्टर 4 पढ़ लेना। और प्रीवियस ईयर का सवाल आप लोग के लिए तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, PYQ आप लोग प्रैक्टिस करते चले जाओ, ठीक है। कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा तो एक बार हमसे पूछ लेना, हो सकता है हम कुछ भूल भाल गए। चलिए ठीक है, अब आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करिए, कल मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो पे।